हम सब भारत के महान मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के बारे में जानते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच के 500 सालों में क्या हुआ? ये वो दौर है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन असल में यही वो वक्त था जब भारत का भविष्य तय हो रहा था, और वो भी बिना किसी एक महाशक्ति के। तो चलिए इस दिलचस्प दौर में गोता लगाते हैं। सोचिए जरा, जब भी कोई बहुत बड़ा साम्राज्य टूटता है तो अपने पीछे एक खालीपन छोड़ जाता है, एक पावर वैक्यूम, और उस खाली जगह को भरने के लिए सत्ता का एक जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। तो हुआ ये कि 1850 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के ढहने के बाद भारत में बिल्कुल यही हुआ। अगले 500 सालों तक कोई भी एक ताकत पूरे देश पर कब्जा नहीं कर सकी। ये दौर था टकराव का, होड़ का और जबरदस्त कल्चरल उथल-पुथल का। लेकिन मजे की बात यह है कि यही वो दौर भी था जिसने भारत के अगले गोल्डन एज यानी गुप्त काल की नींव रखी थी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के पहले दावेदारों से। ये वो ताकतें थीं जो मौर्य साम्राज्य की राख से ही पैदा हुईं। भारत की अपनी लोकल शक्तियां जो मौर्यों के कमजोर पड़ते ही मैदान में कूद पड़ी। मौर्यों के जाते ही भारत में मानव विचारों की एक जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। एक तरफ उत्तर में शुंग वंश था जो पुरानी ब्राह्मणवादी परंपराओं को वापस ला रहा था, तो दूसरी तरफ दक्कन में सातवाहन थे जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े रखवाले बनकर उभरे। मतलब देश अब किसी एक सोच से नहीं चल रहा था, बल्कि एक कल्चरल चौराहे पर आ खड़ा हुआ था। और हाँ, सातवाहनों को कोई छोटी मोटी शक्ति समझने की भूल मत कीजिएगा। वो दक्कन के असली पावर हाउस थे। उनके सबसे बड़े राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने न सिर्फ बाहरी दुश्मनों को खदेड़ा, बल्कि कला और साहित्य को भी खूब आगे बढ़ाया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल किया, जो उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। वैसे शुंग और सातवाहनों के बीच एक छोटा सा चैप्टर कण्व वंश का भी आता है। उन्होंने कुछ वक्त के लिए मगध पर राज किया, पर सातवाहनों की बढ़ती ताकत के आगे ज्यादा टिक नहीं पाए। कहानी में वो एक छोटी पर जरूरी कड़ी हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब भारत के अंदर ये सब चल रहा था, तब सीमाओं के पार से नई ताकतें देश में दाखिल हो रही थीं। और पता है, वो अपने साथ सिर्फ तलवारें नहीं ला रही थीं, बल्कि नए विचार, नई कला और राज करने के नए तौर तरीके भी ला रही थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि बुद्ध की कोई मूर्ति हो जो बिल्कुल यूनानी दिखती हो, जिसके बाल घुंघराले हों और चेहरा किसी ग्रीक देवता जैसा हो? जी हां, सुनने में अजीब लगता है, पर इस दौर की यही सच्चाई थी। ये संस्कृतियों के एक ऐसे ही अनोखे मेल का जमाना था। इसी को हम जानते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से। ये एक कमाल का फ्यूजन था। इसमें ग्रीस की मूर्तिकला की कारीगरी और भारत का दर्शन दोनों एक हो गए, और इसी स्टाइल में पहली बार बुद्ध को इंसान के रूप में गढ़ा गया। ये आर्ट इस दौर के कल्चरल मिक्सचर का सबसे बेहतरीन सबूत है। तो ये कमाल किया किसने? ये थे इंडो ग्रीक्स, यानी हिंद यूनानी, सिकंदर की विरासत को भारत में आगे बढ़ाने वाले। उनका एक मशहूर राजा हुआ मेनांडर, जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पॉलिटिकली भले ही ये ज्यादा टिक नहीं पाए, लेकिन कल्चर पर इनकी छाप वो आज तक जिंदा है। अब इंडो ग्रीक्स के बाद सीन में एंट्री होती है शकों की। ये मध्य एशिया से आए थे। उन्होंने पश्चिमी भारत में अपना राज कायम किया, और वो अपने साथ कुछ ऐसा लाए जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत में राजकाज की भाषा ही बदल दी। ये जो शब्द हैं, ये शक राजा रुद्रदामन के एक शिलालेख के हैं। ये शब्द एक बड़े बदलाव का इशारा कर रहे थे, लेकिन असली कहानी सिर्फ धर्म की नहीं, बल्कि उस भाषा की थी जिसमें ये शब्द लिखे गए थे। देखिए, ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। ये भाषा के इतिहास में एक तरह की क्रांति थी। ये शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा शाही शिलालेख था। सोचिए, अब तक राजा महाराजा प्राकृत भाषा इस्तेमाल करते थे, और यहां एक बाहरी शासक आकर संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दे देता है। इसने एक ऐसी मिसाल कायम की जो सदियों तक चली। अच्छा, इसी दौर में एक और छोटा सा किरदार था पार्थियन। पॉलिटिक्स में तो इनका ज्यादा रोल नहीं रहा, लेकिन इनका जिक्र एक दिलचस्प वजह से आता है। माना जाता है कि इन्हीं के राज में ईसा मसीह के एक शिष्य सेंट थॉमस भारत आए थे। अब तक हमने कई खिलाड़ियों की बात की, लेकिन अब बारी है इस दौर के असली हेवीवेट की। एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ भारत तक नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था। ये थे महान कुषाण। साल 78 एडी। क्यों जरूरी है ये साल? क्योंकि इसी साल गद्दी पर बैठे महान सम्राट कनिष्क,
ये घटना इतनी बड़ी थी कि इसी से शक संवत कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसे आज भी भारत सरकार इस्तेमाल करती है। सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा होगा। तो कुषाण इतने कामयाब कैसे हुए? इसके 4 बड़े कारण थे। 1, उन्होंने सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं। 2, उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को चीन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 3, उन्होंने गांधार और मथुरा दोनों आर्ट स्टाइल्स को बढ़ावा दिया। और 4, इन सब को मिलाकर उन्होंने एक विशाल और अमीर इंटरनेशनल एम्पायर खड़ा कर दिया। तो 500 साल के इस पूरे उतार चढ़ाव के बाद आखिर हाथ क्या लगा? चलिए अब इन राजाओं महाराजाओं की लड़ाइयों से जरा ऊपर उठकर देखते हैं कि इस दौर की असली और हमेशा रहने वाली विरासत क्या थी, जो किसी भी एक जीत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। देखिए, जब हम इन सब पर एक साथ नजर डालते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। कोई भी एक राजा पूरे भारत को एक नहीं कर पाया, लेकिन मजे की बात यह है कि हर किसी ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। किसी ने धर्म को, तो किसी ने कला को, किसी ने भाषा को, तो किसी ने व्यापार को। सब ने मिलकर भारत के कल्चर में कुछ नया जोड़ा। तो आखिर में जीता कौन? कोई राजा, कोई वंश? नहीं, असली विजेता तो एक आइडिया था। एक ऐसे भारत का आइडिया जो एक गुलदस्ते की तरह था, जिसमें अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और कलाओं के फूल एक साथ खिल रहे थे। और यही वो जमीन थी जिस पर गुप्त साम्राज्य का गोल्डन एज खड़ा हुआ। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी भी गोल्डन एज के लिए हमेशा एक ही ताकतवर सम्राट का होना जरूरी है? या फिर अलग अलग कल्चर का ये जो मिक्सचर बन रहा था, ये जो उथल पुथल थी, क्या वो खुद में एक गोल्डन एज नहीं थी? इस पर सोचिएगा जरूर।